ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ये सेकंड क्लास अपनी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम जनरल डिस्कशन यहाँ पर करेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसके अलावा लैब इन्वायरमेंट में किस तरीके से सैंपल प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी सिस्टम को यूज़ करते हुए सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं, सैंपल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये हम इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी इज द कलेक्टिव टर्म फॉर अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास सैंपल में एक से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं और हम उनको एनालाइज करना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड जैसे मैंने बताया, दिस इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स। दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन हम यहाँ पर जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जो लिक्विड फेज़ है कैसा है, मोबाइल फेज़ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपके सैंपल में प्रेजेंट एनालाइट और ये स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़ में इंटरेक्शन हो रहा है, इस बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें टू फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन जिसे हम बोलते हैं मोबाइल फेज एंड अनदर वन स्टेशनरी फेज। ठीक है, मोबाइल फेज इज यूजुअली अ लिक्विड और अ गैस विच ट्रांसपोर्ट द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड थ्रू अ कॉलम और फ्लैट शीट विच हैज़ अ सॉलिड स्टेशनरी फेज। फ्लैट शीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी होती है या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम फ्लैट शीट यूज़ कर रहे हैं। कॉलम, दैट मीन्स यहाँ पे कॉलम में हमने स्टेशनरी फेज को फिल किया हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कॉलम में हमने जो स्टेशनरी फेज यूज़ किया है वो कैसा है, किस तरीके से लाइट से इंटरेक्ट करता है। जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं, सैंपल को जब हम अप्लाई करते हैं तो सैंपल इस कॉलम के थ्रू जब वो मूव कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड फेज एंड मोबाइल फेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि ये सेपरेशन प्रोसेस जो है स्पीड अप हो जाए। इन सारी बातों के बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन टर्म्स यूज होते हैं जब हम क्रोमेटोग्राफी स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स यूज होते हैं और उन टर्म्स को भी समझना जरूरी है। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। Okay. तो ये कॉमन टर्म्स क्या है? एनालाइट, एनालाइट मीन्स दैट केमिकल मिक्सचर टू बी सेपरेटेड एंड एनालाइज्ड। एफिनिटी, कई बार एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टर्म आप लोग सुनोगे, तो यहाँ पर एफिनिटी से मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एडिशन बिटवीन केमिकल्स इन द एनालाइट एंड स्टेशनरी फेज। मीन्स यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज में हम जो भी कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं या कुछ जेल यूज़ कर रहे हैं, रेजिन यूज़ कर रहे हैं, उसकी और एनालाइट के बीच में कितनी एफिनिटी है, वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ बाइंड करता है, इसको हम एफिनिटी कई बार टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एफिनिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द एनालाइट फॉर स्टेशनरी फेज और फॉर मोबाइल फेज। ठीक है, अब मोबाइल फेज टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है। मोबाइल फेज का मतलब है डेट सॉल्वेंट, जिसमें हम एनालाइट को डिसॉल्व करके यूज कर रहे हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्स करने के लिए और कॉलम के थ्रू मूव करने के लिए जिस सॉल्वेंट सिस्टम को यूज किया जाता है, उसके लिए टर्म मोबाइल फेज हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर जो स्टैटिक मटेरियल हम कॉलम में फिल करते हैं, जिसके थ्रू हम मोबाइल फेज को पास करते हैं, वो स्टेशनरी फेज कहलाता है। दैट इज स्टैटिक मटेरियल दैट वाज फिल्ड इन कॉलम। नेक्स्ट टर्म यूज किया जाता है इल्यूशन। इल्यूशन इज द प्रोसेस whereby the mobile phase passes through the stationary phase. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन।
ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें मेनली पढ़ना है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, दिस इज अ एडवांस एनालिटिकल टेक्निक, और इसे हम डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी में यूज़ करते हैं। ठीक है, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम सैंपल में प्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड्स और इन अ मिक्सचर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, एंड इन जनरल दिस सिंपल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम, और कॉलम जो है उसमें स्टेशनरी फेज जो कि आइदर कोई रेजिन हो सकता है, कोई आयनिक ग्रुप हो सकता है, उसे हम कोई पोरस इनर्ट पार्टिकल हो सकते हैं, इसे यूज करते हैं। ठीक है, और कई बार लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के केस में स्टेशनरी फेज भी लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन जनरली स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है जनरली, तो हम इसको लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में हम स्टेशनरी फेज जो कि हम कॉलम में फिल कर रहे हैं वो लिक्विड होता है, तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी को हम लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कॉलम यूज कर रहे हैं उस कॉलम के ऊपर टॉप पर सैंपल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक, तो इस सैंपल को अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है तो इसको हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमने मिक्सचर अप्लाई किया है, डिपेंडिंग अपॉन जो मिक्सचर में डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका उनकी एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज मॉलिक्यूल्स और फॉर मोबाइल फेज, यहाँ पर ये जो सैंपल है या जो कंपोनेंट है ये पार्टीशनिंग बिहेवियर के बेसिस पे यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट हैं कॉलम के थ्रू पास हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द पार्टीशनिंग बिहेवियर बिटवीन मोबाइल लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें तो हम लिक्विड मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी जो है उसके कंपैरिजन में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, और उसका रीज़न भी ये है कि ऐसे इसको सैंपल को वेपराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस केस में इतनी सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है इन कंपैरिजन टू गैस क्रोमेटोग्राफी आप सिंपल कह सकते हो इक्विपमेंट वाइज। ठीक है, और इसके अलावा जब हम मोबाइल फेज को पास करते हैं थ्रू कॉलम तो बाइंडिंग होती है, और अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ मूवमेंट थ्रू कॉलम, तो इस प्रेशर की वजह से जब मॉलिक्यूल्स को फोर्सफुली हम एक प्रेशर के साथ पास कर रहे हैं थ्रू कॉलम तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है क्रोमेटोग्राफी पे और सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पे इस टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट उतना नहीं होता है जितना कि ये गैस क्रोमेटोग्राफी की में होता है। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम कुछ किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को एनालाइज कर रहे हैं तो डेटा की एक्यूरेसी के लिए ज़रूरत होती है कि टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि जो हम कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कर रहे हैं वो किस टेम्परेचर पे स्टेबल है, हम नहीं चाहते हैं टेम्परेचर वेरिएशन हो, तो उस केस में जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कॉलम है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं उस कॉलम को हम एक ऐसे चैम्बर में रखते हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कितने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हो।
ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन करना भी ज़रूरी है, और अगर नहीं हो रहा है टेम्परेचर मेंटेन तो उसका इफेक्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पे उतना नहीं पड़ता जितना कि और डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पे पड़ता है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या प्रेजेंट है। उस बेसिस पे जो हम स्टेशनरी फेस यूज़ कर रहे हैं, जो हम मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंट टाइप्स में इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को। जैसे कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, मल्टी मॉडल और मिक्स्ड मोड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और जो हम मोबाइल फेस यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कॉलम के थ्रू पास होता है, ठीक है, ये कॉलम के थ्रू पास होता है, उसके बाद जो सैंपल्स सेपरेट हुए हैं, कंपाउंड सेपरेट हुए हैं, उसको हम अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको कंसंट्रेशन आपने मॉनिटर की है, जब डिटेक्टर के थ्रू ये पास होता है तो डिटेक्टर मेज़र करता है ऑन द बेसिस ऑफ, अब डिटेक्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कुछ डिटेक्टर्स जो हैं यूवी लाइट पे बेस करते हैं, यूवी विजिबल लाइट पे। तो वो क्या करते हैं, जब सैंपल कॉलम के थ्रू पास होकर आगे बढ़ता है और डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर्स यूवी लाइट या विजिबल लाइट डिफरेंट रेंज की लाइट को सैंपल पे डालता है, और कंपाउंड ने किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, किसको ट्रांसमिट किया है, ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। इस बेसिस पे हमें पता चलता है कि कंपाउंड जो है, मतलब जितना ज़्यादा कंपाउंड होगा, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा पीक, आपको उतनी हाइट मिलेगी पीक की। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल आपको जो पीक्स मिल रही हैं और पीक्स की हाइट क्या है, इस बेसिस पे जो कर्व फॉर्म होता है उसे हम इल्यूशन कर्व या क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। और जो पीक का एरिया होता है वो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है कि आपका जो कंपाउंड में आपका जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर में, अब लेट सपोज हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्रोमेटोग्राफी की, आपके सैंपल में 3 डिफरेंट कंपाउंड्स मिक्स थे। जो फर्स्ट कंपाउंड सबसे पहले कॉलम के थ्रू बाहर आया, लेट सपोज वो 10 मिनट्स के बाद वो बाहर आया, तो 10 मिनट्स पे जो हमको पीक मिल रही है वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की होगी, और उस पीक का एरिया बताएगा कि उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड कर्व बना हुआ है तो उस बेसिस पे ये हमारा जो सिस्टम है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो एनालाइज करके हमको क्वांटिफाई करके बता देगा कि ये कंपाउंड क्या है और ये कंपाउंड किस कंसंट्रेशन में है। ठीक है। और नेट सपोज सेकेंड नंबर पे जो आपका कंपाउंड कॉलम के बाहर आता है, फिर वो डिटेक्टर के थ्रू पास होगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है। तो डिटेक्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो यूवी विजुअल लाइट के बेसिस पे वर्क कर रहा है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे वर्क कर रहा है। तो इसके बेसिस पे डिटेक्टर्स डिफरेंट टाइप के हैं, फोटो डायोड डिटेक्टर्स या RI डिटेक्टर्स। और इस बेसिस पे जो हमें कर्व मिलता है उसे हम इल्यूशन कर्व या क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं। इतना क्लियर है? हाँ। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब हम सैंपल को अप्लाई करते हैं कॉलम के ऊपर, अ, और जब वो पास होता है कॉलम के थ्रू विद मोबाइल फेस, तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। अगर वो होल सोल ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है इसका मूवमेंट, तो स्पीड स्लो होगी। लेकिन अगर हम सैंपल को फोर्सफुली, जो हम मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं उसको हम एक प्रेशर के साथ जब हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो इल्यूशन स्टेप है ये स्पीड अप हो जाता है। ठीक है। तो जब हम पंप यूज़ कर रहे हैं टू पास प्रेशराइज्ड लिक्विड सॉल्वेंट एंड सैंपल थ्रू कॉलम, तो इस
टेक्निक को हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी टर्म यूज किया जाता है। ठीक, अब अगर कॉलम में जो स्टेशनरी फेस यूज किया गया है, दिस इज मोर पोलर ओवर मोबाइल फेस, तो इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी विद पंप और विदाउट पंप यूज की जा सकती है। अगर हम पंप यूज कर रहे हैं तो HPLC, जिसमें जो बेस कर रही है नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल पर। मतलब जब हमने HPLC यूज किया सिस्टम, उसमें हमने जो सॉल्वेंट यूज किया है, सॉल्वेंट को हमने विद द हेल्प ऑफ पंप प्रेशर के साथ कॉलम के थ्रू पास किया, और उस कॉलम में जो हमने सॉलिड फेस यूज किया था, दिस सॉलिड फेस इज मोर पोलर ओवर मोबाइल फेस। तो इससे क्या होता है कि जो मोबाइल जो स्टेशनरी फेस है, ये मोर पोलर कंपाउंड्स के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। तो जब हम इल्यूशन करते हैं, मोबाइल फेस हम पास करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो कि लेस पोलर हैं या हाइड्रोफोबिक नेचर के आ रहे हैं, वो सबसे पहले कॉलम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और मोर पोलर कंपाउंड्स जो है ये बाद में बाहर आएंगे कॉलम से। तो इस टेक्निक को बोलते हैं नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी के केस में उल्टा किया जाता है। यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेस यूज करते हैं, दिस इज लेस पोलर देन मोबाइल फेस। तो यहाँ पर मोबाइल फेस के थ्रू इल्यूशन के बाद जो सबसे पहले कंपाउंड बाहर आता है, वो सबसे ज़्यादा पोलर होता है, और जो लीस्ट पोलर कंपाउंड जो है लास्ट में इल्यूट होते हैं। इतना क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट टेक्निक है फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। तो अभी आप लोगों को जैसे HPLC के केस में बताया था, पंप की हेल्प से हम एक प्रेशर के साथ मोबाइल फेस को मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पंप ही नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस को यूज करते हैं। तो इनर्ट गैस क्या, हम इसकी जगह नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं, और नाइट्रोजन गैस को हम यूज करते हैं टू पुश द मोबाइल फेस। तो अगर हम गैस को मोबाइल फेस पे डालेंगे, तो मोबाइल फेस जो है गैस की वजह से उस पर प्रेशर आएगा, और वो एक प्रेशर के साथ कॉलम के थ्रू पास होगा। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली पंप से प्रेशर नहीं डाला है, यहाँ पे हमने जो इनर्ट गैस पास की है, उसकी वजह से जो लिक्विड फेस पे प्रेशर आ रहा है, इस वजह से प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है। तो क्योंकि प्रेशर उतना हाई नहीं होता है जितना कि पंप की हेल्प से होता है, सो दैट्स वाई फ्लैश क्रोमेटोग्राफी को मीडियम प्रेशर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है ये पाउंड पर स्क्वायर इंच में तो HPLC से कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सिमिलरली जो स्टेशनरी फेस है वो ज़्यादा पोलर नेचर की है, या मोबाइल फेस ज़्यादा पोलर नेचर का है, उस बेसिस से ये भी नॉर्मल और रिवर्स फेस में हम इसको फ्लैश क्रोमेटोग्राफी को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इतना क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस यूज हो रही है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, मोबाइल फेस भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि दोनों ही फेजेस में, इवन दो दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इमिसिबल नेचर के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन इन वाटर, गैसोलीन वाटर में मिक्स नहीं होती है, ठीक है, इमिसिबल नेचर का है। तो इस तरीके से जो हम दो डिफरेंट लिक्विड्स यूज कर रहे हैं स्टेशनरी फेस के लिए, मोबाइल फेस के लिए, ये आपस में इमिसिबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आयन क्रोमेटोग्राफी, या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं इसको। और इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से हम आयनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉलिड फेस यूज किया जाता है, सॉलिड फेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, और इसकी बेसिस पे यहाँ पर हम आयनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। डिटेल आप लोग बाद में डिटेल में इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी हम इन जनरल टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है, पोरस मटेरियल यूज किया जाता है, और इसके थ्रू जब हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स उसको हम पास करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज ये कॉलम के थ्रू पास होते हैं। तो जो स्मॉल साइज के कंपाउंड है वो सबसे पहले पोर्स के थ्रू पास होके बाहर आता है। जो बड़े साइज के कंपाउंड होते हैं उनको मूव करके बाहर आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के केस में इतना क्लियर है जितना बताया अभी? हाँ, यस। यस मैम। ओके। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के केस में यहाँ पर हम एनालाइट मॉलिक्यूल को पहले रीजन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो रीजेंट या लीजेंट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास प्रोटीन सैंपल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगा, तो ये प्रोटीन के शेप पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज प्रोटीन एंटीबॉडी वगैरह का हम कुछ इंटरेक्शन करवा रहे हैं, जैसे हमने बोला था ना, मॉलिक्यूल को पहले हम रीजन के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे तो स्पेसिसिटी होगी कि जो हम रीजेंट यूज़ कर रहे हैं, या हमने लेट्स सपोज अगर प्रोटीन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमने एंटीबॉडी यूज़ की है, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। हमारे पास जो सैंपल था उसमें 4-5 टाइप के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। ठीक है, तो जो रीजेंट है वो लीजेंट किसी पर्टिकुलर के साथ बाइंड हुआ, बाकी सबके साथ बाइंड नहीं हुआ। अब जब हम इस मिक्सचर को पास करते हैं थ्रू कॉलम, तो मॉलिक्यूल विच हैव दिस लीजेंट, वो जाके वो लिगेंड जिसके पास है वो कॉलम से बाइंड कर जाता है। ठीक है, और जो अनबाउंडेड एनालाइट होते हैं वो मोबाइल फेज के थ्रू कॉलम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट राउंड में ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन लिगेंड एंड द कॉलम सब्सटेंस, इसको हम डिस्टर्ब करते हैं बाय मैनिपुलेटिंग पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग लिगेंड, जिससे कि अब ये मॉलिक्यूल जो है सेपरेट हो जाता है, जिसे हम फर्दर आगे प्यूरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है चुरायल क्रोमेटोग्राफी। चुरायल क्रोमेटोग्राफी के केस में हमारे पास अगर सैंपल रेसिमिक मिक्सचर है डिफरेंट इनएंटियोमर्स का, तो उसे सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें चुरायल एक्टिव किसी एडिटिव को हम आइदर मोबाइल फेज में मिक्स कर देते हैं, या फिर हम स्टेशनरी फेज में यूज़ करते हैं। तो ये जो चुरायल एडिटिव हमने यूज़ किया है, ये हमारे सैंपल में प्रेजेंट इनएंटियोमर्स के साथ डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं जब ये कॉलम के थ्रू पास होते हैं। वैसे ज़्यादातर चुरायल एडिटिव स्टेशनरी फेज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। अभी तक जितना बताया क्लियर है? यस मैम। इंस्ट्रूमेंटेशन के केस में आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। वैसे मैं इतना बार बार आपको बता रही हूँ, हमें मोबाइल फेस चाहिए, तो ऑब्वियसली मोबाइल फेस के लिए हमको सॉल्वेंट को या मोबाइल फेस को रखने के लिए हमें एक कुछ चैम्बर चाहिए या बॉटल्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और फिर आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक, अब इस सॉल्वेंट को हम पंप पंप की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये पंप है। ये पंप जो है, पंप की हेल्प से ये सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट में आप ये देख रहे हो, ये हमने एक कॉलम इसमें डिप किया हुआ है। ये एक्चुअली पोरस मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ से जब सॉल्वेंट मूव होकर ये आगे बढ़ता है, या आप एरो को, कर्सर को देखिएगा जो मैं मूव कर रही हूँ, तो ये यहाँ से फिल्टर होकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और पंप की हेल्प से ये आगे बढ़ते हुए पास हो रहा है ये यहाँ पर इंजेक्शन वॉल्व पे। तो इन पंप
और इंजेक्शन वॉल्व के बीच में भी एक फिल्टर यूज़ किया जाता है, जिससे कि इन केस अगर आपने जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ किया है उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाए, अदरवाइज अगर ये कॉलम में पहुंच जाएगा तो कॉलम को चुप कर सकता है। ठीक है, अब हमने सॉल्वेंट को पंप की हेल्प से पास किया, ये फिल्टर से होता हुआ अब ये इंजेक्शन वॉल्व तक पहुंचेगा। ये आप देख रहे हो, ये हमने सर्कुलर इंजेक्शन वॉल्व दी गई हुई है, और इस सर्कुलर इंजेक्शन वॉल्व की हेल्प से हम यहाँ पर सैंपल को लोड करते हैं। तो इस सैंपल को लोड करने आइदर हम मैन्युअली कर सकते हैं या पंप की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर हमें मैन्युअली लोड करना है तो जिस तरीके से वो सिरिंज आती है ना, इंजेक्शन वाली सिरिंज, उसी तरीके से सिरिंज यूज होती हैं। ग्लास सिरिंज हैं और पर्टिकुलर वॉल्यूम की होती हैं। हमारे पास जो सिस्टम प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट सैंपल का अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं कि वो कितने माइक्रोलीटर्स को हमें सैंपल इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो हम सिरिंज की हेल्प से हम सैंपल को लेते हैं और सिरिंज की जो निडल है उसे हम इस इंजेक्टर में डाल देते हैं और फिर अपना सैंपल पुश कर देते हैं। ठीक है, अब आपका जो सैंपल है विद, अब ये मोबाइल फेस भी तो आ रहा है सैंपल के साथ, आगे मोबाइल फेस के साथ ये सैंपल आगे बढ़ेगा और यहाँ फिर बीच में एक फिल्टर डाला गया है। इन केस सैंपल के साथ भी कुछ अगर कुछ पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट हैं तो वो अभी फिल्टर आउट हो जाएं, अदरवाइज वो कॉलम में जाकर फंस जाएंगे। ठीक है, अब ये आगे बढ़ता हुआ ये आपके ये कॉलम में जाएगा। ठीक है, एफ से हमने शो किया है, एक सेकंड इसको बड़ा कर देती हूँ। ये कॉलम हम शो कर रहे हैं, इस कॉलम में यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब इस कॉलम के थ्रू ये मोबाइल फेस और आपका सैंपल पास होगा, और पास होने के बाद अब ये यहाँ पर ये डिटेक्टर के साथ, जैसे ही कॉलम से आपका सैंपल बाहर आएगा डिटेक्टर के थ्रू पास होगा। आपको बताया था डिटेक्टर जो है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सैंपल एनालाइज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिटेक्टर को चूज करते हैं। कई बार जो आपके पास सिस्टम होता है उसमें एक से ज़्यादा डिटेक्टर होते हैं, तो जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम में डिफाइन करते हो कि हम कौन सा डिटेक्टर यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पहले से आइडिया है कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है और वो लेट सपोज किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो हम इस जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें सेट कर देंगे कि हमें डायोड डिटेक्टर यूज़ करना है, यूवी डिटेक्टर यूज़ करना है, और किस वेवलेंथ पे हमें स्क्रीनिंग करनी है, तो ये हम प्रोग्राम में सेट कर देते हैं। तो जब आपका सैंपल जो है डिटेक्टर के थ्रू पास होता है तो डिटेक्टर जो है उसको एनालाइज करेगा और इस डेटा को फिर ये कंप्यूटर पे ट्रांसफर करेगा और ये आपका इस पे आपको डेटा मिल जाएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। देखो, और डिटेक्टर से जब ये बाहर निकलेगा सैंपल तो उसे बैक प्रेशर के थ्रू अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है वो उसी में रह गया, सैंपल बाहर भी तो निकलेगा तो कहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको बैक प्रेशर फिल्टर के थ्रू वेस्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर आप सैंपल कलेक्टर यहाँ पे यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ये आप देख रहे हो ये जो हम ब्लू कलर की ये जे शो कर रहे हैं, जे से हमने ये जो ब्लू कॉलम शो किया हुआ है, यहाँ पे आप सैंपल कलेक्टर भी कलेक्ट कर सकते हो। सैंपल कलेक्टर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके इस मिक्सचर में आपका जो सैंपल था उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, तो सैंपल कलेक्टर्स जो हैं वो उसमें डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। तो जैसे ही पहला सैंपल या पहला कंपाउंड बाहर निकलता है तो वो एक चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सैंपल जो आता है तो वो दूसरे चैम्बर में कलेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये सेपरेटली डिफरेंट कंपाउंड्स जो कॉलम के थ्रू पास हो रहे हैं उनको अलग अलग कलेक्ट कर लेता है। तो सैंपल कलेक्टर भी हम ये अपने सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं, और अगर अटैच कर लेते हैं तो प्यूरिफाई करने के बाद हम अपने कंपाउंड को कलेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज हम सिर्फ डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, डिटेक्टर के थ्रू जब डेटा पास हो, हमारा सैंपल पास होगा तो हमें डेटा मिल जाता है। तो अगर सिर्फ इतना काम है तो कोई बात नहीं है, और अगर हमें प्यूरिफाई करके उन कंपाउंड्स का आगे फर्दर एनालिसिस करनी है तो फिर हम सैंपल कलेक्टर भी इसमें अटैच करते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब लिक्विड जब हम करेंगे, लेट सपोज अब हम एग्जांपल लेते हैं एचपीएलसी का, और उसको किस तरीके से हम रन करेंगे, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, इन बातों को हम स्टडी करेंगे। लेट सपोज अगर आपके पास एचपीएलसी सिस्टम है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को हम यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन, कॉलम इक्लिब्रिएशन। तो यहाँ पर लेट सपोज आप एचपीएलसी यूज करना चाह रहे हो, आपका कॉलम जो है जो पहले यूज हो चुका है, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा उस कॉलम को यूज करना चाहते हैं, या फिर आपका जो कॉलम है, हम चाहते हैं कि जो हम अपना सैंपल उसमें सेपरेट करना चाहते हैं, या जिस सैंपल की एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसको जब हम पास करते हैं तो हम चाहेंगे कि जो हमारे सैंपल में एनालाइट प्रेजेंट है वो हमारे के साथ जब पास हो तो कॉलम के साथ वो प्रॉपरली इंटरेक्ट करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आयनिक स्ट्रेंथ है कॉलम की वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉलम को पहले से ही, जिस बफर में हम सैंपल को लेते हैं, उस बफर को हम इस चैम्बर कॉलम के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो कॉलम इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिएशन। तो बफर को हम जब पास करते हैं, लेट सपोज आपका जो कॉलम है उसमें लेट सपोज 10 मिलीग्राम या 10 ग्राम स्टेशनरी फेज को फिल किया गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का 5 to 10 टाइम हम यूज करते हैं बफर। लेट सपोज जो कॉलम है उसकी कैपेसिटी है कि उसमें 1 ml तक बफर वो स्टोर कर सकता है। तो उसको इक्विलिब्रिएट करने के लिए हम कॉलम के थ्रू 5 to 10 ml तक बफर को पास करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने जो बफर था उस बफर को लोड कर दिया, पंप को ऑन कर दिया, पंप की हेल्प से ये बफर पास होगा आपके कॉलम के थ्रू। अभी हमने सैंपल लोड नहीं किया है, जिससे कि आपका कॉलम जो है पहले ही इक्विलिब्रिएट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, आपके सैंपल में प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन करता है रेजिन के साथ, जो कि स्टेशनरी फेज पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो हाई आयनिक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। तो अगर हम हाई आयनिक स्ट्रेंथ के बफर से पहले ही कॉलम को इक्विलिब्रिएट कर लेते हैं, तो ये क्रोमेटोग्राफी के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए ये बेटर होता है। तो इसलिए कोई भी सैंपल हो, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इक्विलिब्रिएशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर या इसको कई बार कॉलम इक्विलिब्रिएशन की जगह प्री रन टर्म भी यूज किया जाता है। ठीक है, जब प्री रन का मतलब यही है कि हम इक्विलिब्रिएट कर रहे हैं। ठीक, जिससे कि जो इंटरेक्शन हो स्टेशनरी फेस और आपके सैंपल के बीच में वो प्रॉपर कंडीशंस को प्रॉपर करने के लिए। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, सैंपल को लोड किया। तो सैंपल लोड करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि हम मैन्युअली लोड कर सकते हैं या पंप की हेल्प से लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सैंपल लोड होने के बाद कॉलम वॉशिंग। कॉलम वॉश हम इसलिए कर रहे हैं कि लेट सपोज जो फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन का एग्जांपल ले रहे हैं, और प्रोटीन्स आपके सैंपल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, अब इनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो लेट सपोज पर्टिकुलर प्रोटीन जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ थी वो बाइंड हो गया, बट इसके अलावा जो और भी सैंपल में प्रेजेंट था वो भी अभी कॉलम में प्रेजेंट है, जो कि आगे प्रोसेस को इंटरफेयर कर सकता है। तो हम अब कॉलम को वॉश करेंगे, जिससे कि जो आपके सैंपल में प्रेजेंट वीकली इंटरेक्टिंग स्पीशीज और कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, उनको हम वॉश करके कॉलम से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम बफर के साथ एक्सक्यूज मी,
बफर के साथ हम वॉश करते हैं कॉलम को। इस बार जो हम कॉलम में वॉशिंग के लिए बफर यूज कर रहे हैं वो हम अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, जिससे कि जो वीकली बाउंड कंपाउंड्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो बफर की इंटेंसिटी क्या हो, ये सब हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं फॉर कॉलम वॉशिंग। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीन का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो लेट सपोज अगर हम इमोबिलाइज्ड मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं टेक्निक, तो इस टेक्निक में जो बाउंड प्रोटीन होता है कॉलम के साथ, रेजिन के साथ जो बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ इमिडाजोल अप्लाई करने पे वो इलूट हो पाता है। तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि वीकली बाउंड हैं, उनको इलूट करने के लिए हमें इमिडाजोल की हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कॉलम वॉशिंग के लिए हम बफर यूज करेंगे और उसमें हम कंसंट्रेशन इमिडाजोल की कम रखेंगे, जिससे कि हम जो अनबाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है सैंपल, उसको हम पहले ही रिमूव कर दें। तो यहाँ प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वॉशिंग करेंगे, और वॉशिंग होने के बाद जो कॉलम से ये जो वॉशिंग बफर बाहर आ रहा है वो डिटेक्टर के थ्रू पास होगा। ठीक है, तो डिटेक्टर से हमें पता चल जाएगा कि अभी ये जो इल्यूशन हम कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रोटीन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब अगर निकलना बंद हो गया तो उसके बाद हम वॉशिंग रोक देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन के केस में हम 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ अप्लाई करते हैं, और 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ को प्रोटीन एब्जॉर्व करता है। तो इस बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये जो हम कॉलम वॉशिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो जब प्रोटीन निकलना बंद हो जाता है तो उसके बाद फिर हम वॉशिंग को रोक देते हैं। तो इसी तरीके से और डिफरेंट सैंपल्स के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इतना क्लियर है जितना बताया? हाँ, हे भगवान, फिर नेटवर्क चला गया। भाई नेटवर्क चला जाता है, ये बच्चे बताते नहीं है, हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं। ये नेटवर्क बहुत परेशान करता है, हम बोलने में लगे हुए हैं जितनी देर से, पता नहीं इन लोगों ने क्या सुना क्या नहीं सुना। हेलो, बताते नहीं हो, मैसेज कर दिया करो, मैंने कितनी बार बोला है। कब से नहीं सुनाई दी आप लोगों को आवाज? मैम बोला भी था, मैसेज किया हुआ है मैम, मैसेज है मैम इसमें। मैसेज तो करा था। मैम तुरंत बोला था मैम। मैसेज आप इसमें करोगे तो जब नेटवर्क ही नहीं है तो मुझे कैसे दिखेगा मैसेज? मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो ना, ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है पीएचडी कोर्स का, आप इसमें मैसेज करोगे, ये ऑलरेडी डिस्कनेक्ट पड़ा हुआ है तो कहाँ मैसेज मिलेगा? सुन लिया आप लोगों ने? वैसे मैम आज का तो ओवर होने वाला है। लो, क्योंकि कल लास्ट क्लास है आपकी। तो कहाँ तक सुना था ये बताओ। इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया? यस मैम। ये आगे ये कॉलम इक्विलिब्रिएशन ये सब बता दिया था। हम वॉशिंग चल रहा वॉशिंग, मैम कॉलम वॉशिंग। कॉलम वॉशिंग या मतलब सैंपल लोडिंग बता चुके हैं। ठीक है, सिक्स लिक्विड यूज करते हैं, सबसे पहले हमें कॉलम इक्विलिब्रेट करना होता है। इस केस में मैंने आपको
कि हम बफर से कॉलम को इक्विवेट कर रहे हैं। हम बफर ऐसा यूज करते हैं जिसे हम एज अ मोबाइल फेस यूज करने वाले हैं या जिसमें हम अपने सैंपल को ले रहे हैं। और कॉलम इक्विवेशन का मेन पर्पस ये है कि जो स्टेशनरी फेस हम यूज कर रहे हैं उसकी और आपके सैंपल की जो एफिनिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। इस वजह से हम कॉलम को पहले इक्विवेट करते हैं। कई बार इसके लिए वॉशिंग टर्म भी यूज होता है। ठीक है, प्री कॉलम रन टर्म यूज किया जाता है। सिंपल पर्पस है कॉलम को इक्विवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है सैंपल लोडिंग। जैसा मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आइदर मैन्युअली या फिर पंप की हेल्प से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कॉलम वॉशिंग। तो कॉलम वॉशिंग मैं बता रही थी, ये सुना है या नहीं सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना मैम। कुछ भी नहीं सुना इसमें? ओके, तो यहाँ पर लेट सपोज आपको जैसा मैंने पहले बताया कि आपके सैंपल में 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है। मैम सुना है कॉलम वॉशिंग। ओके, कॉलम वॉशिंग प्रोटीन का एग्जांपल मैंने इमेडाजोल का दिया था। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम वॉशिंग का मेन पर्पस हम समझ चुके हैं, जिससे कि जो लीस्ट बाउंडेड कंपाउंड्स हैं उसे हम रिमूव कर सके। लेट्स सपोज अगर हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे कि हम प्रोटीन की बात करें, हमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन प्यूरिफाई करना है और जो उससे और बाकी सैंपल में डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, हमें उनसे मतलब नहीं है, तो जो लीस्ट बाउंडेड फॉर्म है उनको हम वॉशिंग के थ्रू रिमूव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हमने आपको बताया था कि आपका जो डिजायर्ड प्रोटीन है जिसको हम एक्चुअली एनालाइज करना चाहते हैं उसको हमने रीजेंट से ट्रीट करवाया था, और जिससे लीजेंड अटैच है वो जाकर कॉलम से बाइंड करता है, और बाकी जिसमें लीजेंड अटैच नहीं है वो कॉलम से बाइंड नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जो बाइंड नहीं हुआ है फिर भी अगर कॉलम में स्टक है तो उसे रिमूव तो करना है। रिमूव करने के लिए हम कॉलम वॉशिंग कर रहे हैं और ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लीस्ट बाउंड और वीकली बाउंड फॉर्म्स जो है कॉलम से बाहर आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद सैंपल इल्यूशन। अब सैंपल को हमें इल्यूट करना है जिससे कि सैंपल में प्रेजेंट अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है तो स्टेप बाय स्टेप वो कॉलम से बाहर आए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन एफिनिटी। ठीक है, कि इनकी एफिनिटी कितनी है कॉलम मटेरियल के लिए और मोबाइल फेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बफर यूज करते हैं, अच्छा इस सिस्टम में कई बार जो बफर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक बॉटल यूज की उसमें बफर ले लिया, तो कई बार बफर के लिए एक से ज्यादा बॉटल्स भी यूज होती हैं। मतलब अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि हमें मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल का 1:1 का रेशियो यूज करना है, लेट सपोज, तो हम क्या कर सकते हैं, 1:1 का रेशियो बना के बॉटल में फिल कर दें। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 बॉटल यूज कर लें, एक बॉटल में हमने मेथनॉल ले लिया, दूसरे में एसीटोनाइट्राइल ले लिया। अब हमने प्रोग्रामिंग कर ली, प्रोग्रामिंग में हमने ये फीडिंग कर दी कि हमें दोनों चीजें 1:1 रेशियो में चाहिए। तो पंप की हेल्प से दोनों बॉटल से अकॉर्डिंगली उसी रेशो के साथ ये सॉल्वेंट पंप होकर आगे बढ़ेगा और मिक्स होकर कॉलम के थ्रू पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बफर पास होता है। और ये जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इल्यूशन करते हैं, ये 2 टाइप्स की हो सकती हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन और आइसोक्रेटिक इल्यूशन। ग्रेडियंट इल्यूशन के केस में लेट्स सपोज हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी आयनिक स्ट्रेंथ यूज करनी है, किस आयनिक स्ट्रेंथ पे बेटर रिजल्ट मिलेगा हमको, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चेंज करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो हमने बफर यूज किया है उसके जो, अगर लेट सपोज हमने बफर्स को मिक्स किया है, रेशो यूज किया है, तो उस रेशो में चेंज आता है, धीरे धीरे उसके कंसंट्रेशन में हम चेंजेस करते हैं। लेट सपोज अगर हमें 50% हमने पहले मेथनॉल यूज किया, फिर 60% यूज किया, फिर 70% यूज किया, तो धीरे धीरे जो है टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन में और स्ट्रेंथ में चेंजेस आते ही जाते हैं, और इस तरीके से हम इल्यूशन करते हैं। तो इसे बोलते हैं ग्रेडियंट इल्यूशन। लेकिन लेट सपोज एक बार हमने ग्रेडियंट इल्यूशन कर लिया,
हमें पता है ये जो हम सैंपल, लेट सपोज हम प्लांट से हमने सैंपल को प्यूरिफाई किया था और हमें पता है इस प्लांट से हम ये सैंपल प्यूरिफाई करते हैं तो किस कंसंट्रेशन पे हमको पीक मिलती है, ये हम एक बार ग्रेडियंट इल्यूशन करने के बाद हमें चेक कर चुके हैं। लेट सपोज इस डायग्राम से स्टडी करते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं। हमने ग्रेडियंट इल्यूशन मेथड फॉलो किया, धीरे धीरे हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इल्यूशन रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि किस स्ट्रेंथ के साथ हमको हाईएस्ट पीक मिल रही है। तो जब हमको एक बार पता चल गया तो नेक्स्ट टाइम हम आइसोक्रेटिक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं और उसमें हम फीडिंग कर देंगे कि नहीं हमको 5 मिनट तक 60% चाहिए कंसंट्रेशन और उसके बाद फिर हमको आगे 90% चाहिए। तो हमें पता है कि हमारा एक कंपाउंड जो है वो 60% पे एल्यूड होके बाहर आ जाता है, दूसरा कंपाउंड जो हमारे पास प्रेजेंट है वो 90% पे एल्यूड होता है। तो हमने अकॉर्डिंगली हम क्योंकि पहले ग्रेडियंट के बेसिस पे पता लगा चुके हैं तो अब इसके बाद हम आइसोक्रेटिक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ, यस मैम। तो ये सब जो है ना प्रोग्रामिंग की जाती है। ये जो हम सिस्टम यूज करते हैं ना उसमें सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में हम सारी चीजें फीड कर देते हैं कि हमें डिटेक्टर में क्या चाहिए और हमें कौन सा बफर चाहिए, बफर किस रेशो के लिए चाहिए, किस कंसंट्रेशन का चाहिए, वो अकॉर्डिंगली पंप जो है उसको लेकर आगे पंप करता है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। ठीक है, फिर फाइनल कॉलम वॉशिंग, सब कुछ हो गया, सैंपल हम सेपरेट कर चुके हैं, डिटेक्टर के थ्रू हमको डेटा मिल चुका है, रिजल्ट मिल चुका है। अब अपने सिस्टम को बंद करने से पहले वॉश करना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि आपके कॉलम में अगर कुछ रह गया हो तो हम उसको रिमूव कर दें, उसको वॉश करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हम इल्यूशन बफर यूज़ करते हैं उसका हाई स्ट्रेंथ ऑफ इल्यूशन बफर हम यूज़ करेंगे और आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद आप इल्यूशन बफर जो है हाई स्ट्रेंथ का, हायर स्ट्रेंथ ऑफ इल्यूशन बफर उसे यूज़ करते हुए एक बार कॉलम को हम वॉश कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलम रीजनरेशन। तो इस केस में कॉलम रीजनरेशन के केस में कॉलम को हम इल्यूशन बफर या इक्विलिब्रिएशन बफर के साथ सैचुरेट करके रखते हैं, ड्राई करके नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, फॉर सब्सिक्वेंट रीयूज। अदरवाइज जो है ये कॉलम भी खराब हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसमें अब अगर किसी को कुछ पूछना यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं और ये दोनों मैटर मैं आप लोगों को मैं ज्ञान संचय में डाल दूंगी। ठीक है, और आप लोग